नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 11वें अध्याय जंतुओं और पादप में परिवहन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यदि आपके घर में कोई वाहन हो तो आपने उसमें अपने पिताजी को ईंधन पुरवाते हुए देखा ही होगा। इस ईंधन के दहन के द्वारा हमारा जो वाहन है उसे ऊर्जा प्राप्त होती है और जिससे हमारा वाहन चल पड़ता है। परंतु इस ईंधन के उपयोग के साथ ही कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। हमारे शरीर में भी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और यह पोषक तत्व हम भोजन से प्राप्त करते हैं। साथ ही हमें पानी की भी आवश्यकता होती है और इन पोषक तत्वों का दहन कराने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस पोषक तत्वों को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। साथ ही उनका दहन होने पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन्हें हमें शरीर से बाहर भी निकालना होता है। यह अपशिष्ट पदार्थ मल, मूत्र या पसीने के रूप में हो सकते हैं जिन्हें हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार के तंत्र की रचना होती है। आप इस चित्र में हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक परिसंचरण तंत्र देख रहे हैं जिसमें आपको मुख्य अंग के रूप में हमारा हृदय तथा पोषक तत्वों का वहन कराने के लिए या अपशिष्ट पदार्थों का वहन कराने के लिए जरूरी ऐसी रुधिर वाहिनियां भी देखने को मिल रही होंगी। विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है और जो उत्सर्ग पदार्थ हैं उनका शरीर से बाहर त्याग करने के लिए उत्सर्जन तंत्र आया होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं परिसंचरण तंत्र के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, परिसंचरण तंत्र को हम दो भागों में बांट के अभ्यास करते हैं। पहला रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियां और हृदय का समावेश किया जाता है। लसिका परिसंचरण तंत्र के विषय में आप अगली कक्षाओं में अभ्यास करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और उनमें हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं रक्त के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, रक्त वह लाल रंग का वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यहाँ पर इस चित्र में आप रक्त वाहिनियां देख पा रहे हैं। यह हृदय है, उसके नीचे जो आप नीले रंग की वाहिनियां देख रहे हैं वह शिरा है तथा जो लाल रंग की वाहिनियां देख पा रहे हैं यह धमनियां हैं जो कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का वहन करवाती हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम रक्त हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी शरीर के विभिन्न अंगों तक और प्रत्येक अंग की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। साथ ही रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। यह शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक विषैले पदार्थों के खिलाफ हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और उन विषैले तत्वों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाता है। यह शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड पड़ने पर भी हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे शरीर के तापमान को यह रक्त सामान्य बनाए रखता है। अत्यधिक गर्मी में हमारा रक्त हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखता है और अत्यधिक ठंडी में हमारा रक्त हमारे शरीर को गर्म बनाए रखने में मदद करता है। विद्यार्थी मित्रों, रक्त की संरचना की अगर हम चर्चा करें तो रक्त में दो प्रकार के भाग होते हैं। पहला रक्त द्रव्य और दूसरा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, दूसरी श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं और तीसरी होती है रक्त पट्टिकाणु जिन्हें हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं रक्त द्रव्य के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, रक्त द्रव्य क्या है? तो रक्त का पीले रंग का तरल घटक जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से तैरती रहती हैं या निलंबित रहती हैं, उसे हम रक्त द्रव्य या प्लाज्मा के नाम से जानते हैं।
जब कभी भी आपको चोट लगी हो तब आपने देखा होगा कि चोट वाले विस्तार में से जो रक्त बाहर निकल रहा है उसके साथ ही उसके जम जाने पर कुछ पीले कलर के पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। वह वास्तव में रक्त द्रव्य होता है। विद्यार्थी मित्रों, इसकी संरचना में लगभग 6 से 8% जितना प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड होता है, विटामिन होता है, वसा होता है और ग्लूकोज जैसे घटक पाए जाते हैं। यानी रक्त द्रव्य की संरचना में प्रोटीन, एमिनो एसिड, विटामिन, वसा तथा ग्लूकोज पाया जाता है। यह एक प्रकार का निर्जीव पदार्थ है, यानी हमारे शरीर में जो रक्त में प्लाज्मा या रक्त द्रव्य पाया जाता है यह जीवित नहीं होता, यह निर्जीव होता है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं रक्त कोशिकाओं के विषय में, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे लाल रक्त कोशिकाओं की। विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में रुधिर का परिवहन होता है। उस रुधिर में आई हुई जो लाल रंग की कणिकाएं हैं वह कणिकाएं वास्तव में लाल रक्त कोशिकाएं कही जाती हैं। यह कोशिकाएं लाल रंग की होती हैं। इनमें एक लाल वर्णक यानी रंजक पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं और हीमोग्लोबिन के कारण ही इनका रंग लाल होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक बात नोट करनी होगी कि हीमोग्लोबिन की संरचना में मुख्य घटक के रूप में लौह तत्व आया होता है और उसके कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। यानी जो हीमोग्लोबिन है वह लौह तत्व का बना होता है और हीमोग्लोबिन का रंग लाल होने से ही हमारे जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वह लाल रंग की होती हैं। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर में सभी कोशिकाओं में कुशलता पूर्वक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं की। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं के अलावा श्वेत रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिनका वास्तव में कोई रंग नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका वास्तव में कोई रंग नहीं है तो इसे श्वेत रक्त कोशिकाएं क्यों कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, श्वेत रक्त कोशिकाओं के अंदर किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता और यह बिल्कुल पानी के समान रंग की दिखाई देती हैं और इसी के लिए इनका जो रंग है वह श्वेत रंग प्रतीत होता है। श्वेत कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, अतः यह कोशिकाएं जीवित होती हैं। यह कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी यह हमारे शरीर के सैनिकों की तरह काम करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक विषैले पदार्थों और विविध प्रकार के जीवाणुओं तथा रोगाणुओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। अब चर्चा करते हैं रक्त पट्टिकाणु के विषय में। तो हमारे रुधिर के अंदर जो अनियमित आकार की केंद्रक विहीन कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम रक्त पट्टिकाणु के नाम से जानते हैं। यह रक्त पट्टिकाणु हवा के साथ संपर्क में आते ही फट जाते हैं और इनके फट जाने पर उनमें से एक प्रकार का फाइबर यानी रेशे बाहर निकलते हैं जो कि रुधिर का थक्का जमाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। जब कभी भी चोट लगती है तब चोट लगने वाले स्थान से थोड़ा सा रुधिर बाहर आता है, उसमें जो रक्त पट्टिकाणु होते हैं वे फट जाते हैं और उसमें से फाइब्रिनोजन नामक रेशे बाहर निकलते हैं जो कि घाव के आसपास एक जाली समान रचना बनाते हैं जिससे रुधिर के अन्य कण बाहर नहीं जा पाते और कुछ समय बाद वहां पर रुधिर का थक्का जम जाता है और हमारा घाव भर जाता है। अब चर्चा करते हैं रुधिर वाहिनियों की, क्योंकि ये जो रुधिर है इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम रुधिर वाहिनियां ही करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप इस चित्र में हमारे शरीर के अंदर विविध प्रकार की रुधिर वाहिनियों को देख पा रहे हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां यानी रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति हमारे फेफड़ों को भर देती है और वहां से जो ऑक्सीजन है वह रुधिर द्वारा ही शोषित कर लिया जाता है और उस ऑक्सीजन को समग्र भागों तक रुधिर के द्वारा रुधिर वाहिनियों की मदद से पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त रक्त कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसको भी ले जाया जाता है और इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहां यह फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर की तरफ त्याग कर दी जाती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, जो वातावरण की ऑक्सीजन समृद्ध वायु है वह हमारे फेफड़ों में जाती है, वहां से रुधिर वाहिनी द्वारा उसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है।
उन कोशिकाओं में पोषक पदार्थों के दहन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई है उन्हें वापिस रुधिर ग्रहण कर लेता है और उसे पुनः हृदय में लाया जाता है और वहां से उसे फेफड़ों में पहुंचाया जाता है और फेफड़ों से वह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर की तरफ त्याग कर दी जाती है। विद्यार्थी मित्रों, हम रुधिर वाहिनियों को दो भागों में बांट करके अभ्यास करते हैं, पहला धमनी और दूसरा शिरा। चलिए अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं धमनियों के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का काम करती हैं। आप यहाँ चित्र में जो लाल रंग की रुधिर वाहिनियां देख पा रहे हैं वह वास्तव में धमनी है। विद्यार्थी मित्रों, यह धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों तक हृदय से रुधिर को ले जाने का काम करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, धमनियों में रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब से होता है, इसीलिए धमनियों की जो दीवार होती है वह मोटी और प्रत्यास्थ यानी स्थितिस्थापक होती है, जिसके कारण वे फट नहीं जाती। आइए अब हम चर्चा करते हैं शिराओं के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, आप इस रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो नीले रंग की वाहिनियां देख पा रहे हैं वह नीले रंग की वाहिनियां शिराएं कहलाती हैं। ये रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाने का काम करती हैं, वे शिराएं कहलाती हैं। यानी शिराओं का मुख्य कार्य शरीर के सभी अंगों से रुधिर को इकट्ठा करके पुनः हृदय की तरफ लाने का होता है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में कुछ वाल्व पाए जाते हैं जो कि रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित करते हैं। धमनियों में ऐसे वाल्व नहीं पाए जाते, जबकि शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं, जिसके कारण धमनियों और शिराओं का जो रुधिर है वह आपस में मिक्स नहीं हो पाता। विद्यार्थी मित्रों, शिराओं और धमनियों के अतिरिक्त हमारे रुधिर के वहन के लिए केशिकाएं भी पाई जाती हैं। धमनियां आगे चल करके छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाती हैं और इन छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाने पर वे अन्य शाखाओं के अंदर रूपांतरित हो जाती हैं और उत्तकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम केशिकाओं के नाम से जानते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर के शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाने का काम करती है। यानी केशिकाएं वह संरचना है जो अत्यंत पतली होती है और स्थितिस्थापक यानी अप्रत्यस्थ होती हैं और धमनियों और शिराओं के मिलने के स्थान पर पाई जाती हैं। विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब हम धमनी और शिरा के बीच अंतर की चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं धमनियों की और फिर बात करेंगे शिराओं की। धमनी की दीवार मोटी होती है। धमनी में रुधिर दाब युक्त बहता है। धमनी हृदय से रुधिर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। अधिकांशतः धमनी में ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर बहता है। यदि हम बात करें शिराओं की तो शिरा की दीवार पतली होती है। शिरा में रुधिर का दाब कम होता है। शिरा विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का काम करती है और अधिकांशतः शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रुधिर बहता है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं और उस क्रियाकलाप के द्वारा हम हमारे नाड़ी के स्पंदन को नोट करने का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना है, तो अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपनी बाईं कलाई के भीतर के भाग पर रखना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। और आपको कोई स्पंदन की गति को महसूस करना है, यानी आपको यह चेक करना है कि जो आपकी नाड़ियां हैं क्या वह धक धक की गति से गति करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब आप इस क्रियाकलाप को करेंगे तब आप पाएंगे कि आपकी नाड़ी धीरे धीरे धड़कती है। यह स्पंदन नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण देखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है, तो 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है यह आपको नोट कर लेना है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। जब आप विश्राम अवस्था में हो तो किसी वयस्क व्यक्ति के स्पंदन का दर सामान्य रूप से 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट तक देखने को मिलता है। आपने भी कई बार जब किसी चिकित्सक के पास गए हो तब चिकित्सक के द्वारा अपने नाड़ी के स्पंदन को नोट करते हुए देखा होगा। वह विद्यार्थी मित्रों धमनियों के स्पंदन को नोट करते हैं और उसी के आधार पर हमारे हृदय की जो धड़कन है उसे भी महसूस कर पाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो के द्वारा आपने रक्त की संरचना और रुधिर वाहिनियों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त की होगी।
आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप उसे देख सकें। में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।